हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर से हम एक और स्पेशल टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है देखिए काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। और देखिए यहाँ पर काउंटेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए काउंटेबल पर। इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखिए काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकें। और देखिए काउंट किसे किया जा सकता है? बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, व्यक्तियों को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब क्या है, देखिए ये सब काउंटेबल होते हैं। और देखिए यहाँ पर काउंट किसकी हेल्प से किया जाता है? तो देखिए जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग का संबंध देखिए नेचुरल नंबर से होता है। और देखिए नेचुरल नंबर की हेल्प से ही हम काउंट करते हैं। कोई भी काउंटिंग शुरुआत करते हैं तो देखिए 1 से हम शुरू करते हैं और 1 के बाद देखिए 2, 3, 4 इस तरह से देखिए हम काउंटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में किसे काउंट करें? अभी मैंने आपको बताया देखिए हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, व्यक्तियों को काउंट कर सकते हैं, है ना, कितने पेन हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स में ये सब क्या होते हैं? देखिए ये सब एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। और देखिए एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं? सेट में, समुच्चय में। तो यहाँ पर देखिए हम मैथमेटिक्स में बात करेंगे देखिए काउंटेबल सेट की। अब देखिए काउंटेबल सेट, और देखिए जब भी सेट की बात आती है तो सेट या तो फाइनाइट होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या तो परिमित होती है या फिर अपरिमित होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए फाइनाइट सेट की, परिमित समुच्चय की। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। देखिए अभी आप नोट नहीं करें, केवल यहाँ पर देखिए हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद देखिए हम सीक्वेंसली, है ना, तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर परिमित समुच्चय की जब भी बात आती है तो देखिए परिमित समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है वो सीमित होती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी फाइनाइट सेट हम ले लेते हैं, जैसे एक फाइनाइट सेट में ले लेता हूँ, ये कोई फाइनाइट सेट है, इसमें देखिए एक्स वाई जेड ये एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर इन एलिमेंट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए इस सेट में देखिए एक्स वाई और जेड ये एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्स यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, वाई क्या है देखिए सेकंड एलिमेंट है, और जेड क्या है देखिए थर्ड एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट्स को हम इस तरह से देखिए काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो सेट है और ये देखिए 1, 2, 3 ये क्या होते हैं? देखिए ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है एन के साथ देखिए 1-1 करस्पोंडेंसी रखता है, एक एक की संगतता। इसको हम क्या कहते हैं? देखिए 1-1 करस्पोंडेंसी। ये 1 से कनेक्ट है, ये 2 से कनेक्ट है, ये 3। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ देखिए यहाँ 1-1 करस्पोंडेंसी है, एक एक की संगतता है। तो यहाँ पर देखिए ये सेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काउंटेबल सेट। तो देखिए फाइनाइट सेट है तो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पोंडेंसी मिल जाएगी, तो वो सेट क्या हो जाएगा? देखिए काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए काउंटेबल सेट का मतलब सिंपल सी बात है, जो एन के साथ इस तरह से 1-1 करस्पोंडेंसी रखे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें और एलिमेंट्स हम ले लेते हैं तो देखिए एन के और एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पर हम 4 एलिमेंट लेंगे तो 1, 2, 3, 4, है ना। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स लेंगे तो 1 से लेकर 5 तक। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी फाइनाइट सेट है, जितने भी परिमित समुच्चय हैं, वो सब काउंटेबल होते हैं। और देखिए काउंटेबल का मतलब यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, 1-1 करस्पोंडेंसी से हम लेंगे। तो देखिए फाइनाइट सेट जितने भी हैं, जितने भी परिमित समुच्चय हैं, वो सब काउंटेबल है, वो सब गणनीय है, क्योंकि उनके अवयवों की हम गणना कर सकते हैं इस तरह से 1-1 करस्पोंडेंसी के आधार पर। अब देखिए हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। चलिए तो देखिए इनफाइनाइट सेट की हम बात करेंगे अपरिमित समुच्चय की। इसकी बात करेंगे अब अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इनफाइनाइट सेट काउंटेबल कब होगा? जब नेचुरल नंबर के साथ क्या हो? देखिए 1-1 करस्पोंडेंसी हो, यानी नेचुरल नंबर्स के करस्पोंडिंग हमें उस सेट के एलिमेंट्स हमें मिल जाएं। तो देखिए यहाँ पर एक सेट में ले लेता हूं इस तरह से,
देखिए 2 4 6 8, देखिए ये एक इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। और क्यों है? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ये भी काउंटेबल है ना। काउंटेबल सेट फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। जितने भी फाइनाइट सेट हैं, जितने भी परिमित समुच्चय हैं, वो तो काउंटेबल हैं। लेकिन कोई इनफाइनाइट सेट काउंटेबल हो या नहीं हो, ये किस पे डिपेंड करेगा? उस सेट के एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा, उसकी सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनफाइनाइट सेट है वो काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। फाइनाइट तो काउंटेबल होंगे, लेकिन इनफाइनाइट काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए यहाँ पर ये हमने एक सेट हमने ले लिया है, ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से, देखिए 2 4 6 8। अब यहाँ पर देखिए जो नेचुरल नंबर होता है, ये तो सेट ए हो गया। नेचुरल नंबर में देखिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए इनमें 1-1 करस्पोंडेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो हमें चेक करना है। देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग भी हमें इधर मिल जाए, 2 के करस्पॉन्डिंग इधर मिल जाए, तो देखिए इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें इधर कोई ना कोई एलिमेंट हमें मिल जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1-1 करस्पॉन्डेंसी है, एक एक की संगतता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये जो सेट है ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डेंसी किसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए 1 का जो डबल है ये 1 का जस्ट डबल है, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं। जो 2 का डबल है उसे हम सेकंड एलिमेंट कह रहे हैं। और देखिए जो 3 का डबल है उसे हम थर्ड एलिमेंट कह देते हैं। और देखिए 4 का डबल क्या है, और यहाँ पर अगर n आ जाए तो n का डबल क्या हो जाएगा, देखिए 2n। तो यहाँ पर देखिए ये 1 के करस्पॉन्डिंग है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 3 के करस्पॉन्डिंग कितना है 6। तो यहाँ पर देखिए हम एक फंक्शन भी ले सकते हैं। एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, f ऑफ n इक्वल टू n। और फंक्शन किससे किस में डिफाइन है, देखिए n से a में। अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है इनपुट कहाँ से लेगा, नेचुरल नंबर से, और आउटपुट किस में मिलेगा, देखिए a से, है ना। a में आउटपुट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर n इक्वल 1 हम पुट करेंगे तो 1 का आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 2। यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें कितना मिल जाएगा, 4। तो इस फंक्शन से हमें इस तरह की मैपिंग मिलती है। और ये जो मैपिंग है देखिए, अगर हम इसको देखें तो देखिए ये 1-1 करस्पॉन्डेंसी है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है देखिए ये 1-1 फंक्शन है, एक एक ही फलन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक का एक से रिलेशन है। और देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग इधर हमें एक एलिमेंट मिलेगा। तो इधर कोई भी एलिमेंट देखिए खाली नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज इधर n में एग्जिस्ट करेगी, इन सबके पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान होंगे। तो फिर ये आच्छादक हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1-1 करस्पॉन्डेंसी अगर हमें मिल जाती है तो वहां पर एक फंक्शन इस तरह से विद्यमान होगा, इस तरह से एग्जिस्ट होगा कि वो क्या बन जाए, 1-1 ऑन टू, एक एक ही आच्छादक। तो देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, है ना, 1-1 ऑन टू फंक्शन के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी 1-1 करस्पॉन्डेंसी होती है तो ऐसी कंडीशन में एक फंक्शन इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक एक ही आच्छादक। तो जहाँ भी देखिए 1-1 ऑन टू फंक्शन होता है वहाँ पर इस तरह से 1-1 करस्पॉन्डेंसी जरूर मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी हमें मिल जाती है तो वो सब काउंटेबल सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये काउंटेबल सेट है। अब देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी कहाँ मिलेगी, एक एक की संगतता वहां मिलती है जब हम देखिए उस सेट के एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस की फॉर्म में देख सकते हैं। ये सब देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यह एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। और ये जो भी देखिए ये जो सीक्वेंस हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी, देखिए 2n से हमें मिलेगी। और सीक्वेंस में देखिए हम इनपुट लेते हैं तो नेचुरल नंबर ही हम इनपुट लेते हैं, है ना। इससे देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग 2 मिलेगा, 2 के करस्पॉन्डिंग हमें 4 मिलेगा, 3 के करस्पॉन्डिंग कितना मिल जाएगा, है ना, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि इस सेट की एक जनरल टर्म है, ये एक जनरल एलिमेंट है। तो जिस सेट का एक जनरल एलिमेंट निकाल सके,
या फिर देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर किसी सेट के एलिमेंट एक सीक्वेंस की फॉर्म में है तो वो भी काउंटेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट सेट है ये एक काउंटेबल सेट है। और देखिए यहाँ पर और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट सेट मैंने ले लिया इस तरह से। देखिए इस कचरे को तो हटा देते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पर एक सेट और हम ले सकते हैं, जैसे 1 3 5 7। देखिए ये भी काउंटेबल सेट है। ये काउंटेबल सेट क्यों है? देखिए ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में है और उसकी एक जनरल टर्म क्या है? देखिए 2n-1। और यहाँ पर देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और ये देखिए 1 3 5 इस तरह से नेचुरल नंबर में देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका डबल करके हम एक कम कर देंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर देखिए डबल करके एक कम कीजिए तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 का डबल कीजिए एक कम कीजिए, है ना, तो यहाँ पर 3 है ना, 3 × 2 - 1 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है और यहाँ पर 2 के करस्पॉन्डिंग कौन मिल रहा है? देखिए 3। और ये 5 किसके करस्पॉन्डिंग है? 3 के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेट है ये सेट बी है। इस सेट बी के एलिमेंट यहाँ पर देखिए इस एन के साथ क्या रखते हैं? 1-1 करस्पॉन्डेंसी, एक की संगतता। और देखिए यहाँ पर अगर इस फंक्शन को अगर हम देखें तो इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये 1-1/2 है। क्या है? 1-1/2 एक ही आच्छादक फलन है। एक ही आच्छादक का मतलब देखिए यहाँ पर एक है ना, 1-1 एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई केस आ जाए देखिए इस तरह का, तो यहाँ 2 और 3 दोनों किससे ये हो गए? देखिए ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, बहु एक की फलन। तो ये तो खैर आप जानते होंगे, फंक्शन आपने पढ़े होंगे, है ना, मेनी एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन एलिमेंट, दैट इज फंक्शन इज मेनी वन, है ना। ये बहुत से एलिमेंट जब एक से ही रिलेटेड हो तो उसी को हम कहते हैं बहु एक की मेनी वन। लेकिन यहाँ पर हम एक की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1-1 करस्पॉन्डेंसी है। ऐसी कंडीशन में इस तरह का एक फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जो क्या बन जाएगा? एक की आच्छादक 1-1/2। तो यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर के साथ क्या रखते हैं? देखिए एक की संगतता स्थापित करते हैं, 1-1 करस्पॉन्डेंसी। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखिए ये भी काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से देखिए बहुत सारे काउंटेबल सेट होते हैं। और देखिए ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में है, काउंटेबल हो गया, है ना। जो भी इनफाइनाइट सेट सीक्वेंस की फॉर्म में है वो सब काउंटेबल है। अगर हम उस सेट का एक जनरल एलिमेंट हम निकाल सकते हैं तो वो भी क्या है? देखिए वो भी काउंटेबल है। अब देखिए यहां पर हम एक सेट ले लेते हैं इस तरह से। देखिए 1 5 11 17, फिर उसके बाद देखिए -8, फिर 5 7, है ना। 5 तो रिपीट नहीं होगा। देखिए और भी हम देख सकते हैं जैसे 18 19, है ना। उसके बाद देखिए 27। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेट है, देखिए हम यहाँ पर देखिए ये डिसीजन नहीं ले सकते कि 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है। अगर हम इधर नेचुरल नंबर लें, सपोज कीजिए ये कोई सेट है ना, जेड कोई सेट है, जेड नहीं लेंगे यहाँ पर, सपोज कीजिए ये सी कोई सेट है इस तरह से, जिसके एलिमेंट्स क्या है? देखिए 1 5 11 जो भी हैं। और यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी नहीं मिल रही है। अभी हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था, तो देखिए 1 का डबल 2 था, 2 का डबल 4 था। उसके बाद देखिए हमने 1 3 5 7 एक सीक्वेंस ली थी, तो वहाँ पर डबल करके हमने एक कम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन, एक करस्पॉन्डेंसी हमें मिल जाए, और करस्पॉन्डेंसी क्या होना चाहिए? 1-1। तो यहाँ पर देखिए हम देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग अगर इसको कह देते हैं, है ना, इक्वल का रिलेशन हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग इधर 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग हम क्या लें, है ना, हमें ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये किसके करस्पॉन्डिंग है ना, 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है। या फिर यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, देखिए एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि यहाँ पर x की जगह अगर हम ये पुट करें 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? इस तरह से ये एलिमेंट्स मिल जाना चाहिए। और देखिए जो भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वहां पर देखिए इस तरह से इनपुट आउटपुट के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंसी भी होना चाहिए।
एक ही आच्छादक फलन भी होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तो 1 1 करस्पोंडेंसी बनेगी। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई करस्पोंडेंसी हमें नहीं मिल रही है, 1 1 करस्पोंडेंसी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है जो 1 1 ऑन टू हो। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि ये काउंटेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इन बातों पर देखिए इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में हमें डिस्कस करना है। तो फिलहाल आप देखिए इन सब बातों को भूल जाएं, हम डिटेल में देखिए, वापस हम देखिए स्टार्टिंग से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट है वो है देखिए समुच्चयों की गणनीयता, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। तो देखिए जब भी हम काउंटेबल सेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सेट को समझेंगे, समुच्चय क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे देखिए हम सेट की। 11th क्लास में देखिए सबसे पहले हम सेट पढ़ते हैं। और देखिए सेट की अगर हम बात करें तो सेट यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देखिए फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, और दूसरा होता है देखिए इनफाइनाइट। कोई भी सेट है तो वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो फाइनाइट सेट है, जो परिमित समुच्चय है, वो क्या होते हैं, वो सब काउंटेबल होते हैं। तो देखिए जो परिमित समुच्चय हैं वो सब काउंटेबल होते हैं, गणनीय होते हैं। तो प्रत्येक परिमित समुच्चय क्या हो जाता है, गणनीय समुच्चय होता है, काउंटेबल सेट होता है। एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए जो इनफाइनाइट सेट होता है, देखिए मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। जो इनफाइनाइट सेट है, अनंत समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमें इन तमाम बातों पर ही डिस्कस करना है। तो पहले देखिए हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझेंगे, इनकी डेफिनेशन भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो इनफाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम मेन फोकस किस पे करेंगे, इनफाइनाइट सेट पे, क्योंकि जो फाइनाइट है वो सब तो काउंटेबल है। जब भी अनकाउंटेबल वाला केस मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, वो इनफाइनाइट सेट से मिलेगा, अपरिमित समुच्चय से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट सेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। हालांकि देखिए इसको चेक करना भी मैं आपको बताऊंगा वक्त के साथ। फिलहाल ये एक बेसिक सी जानकारी है जो पहले हम समझ लेते हैं। अब देखिए अगर इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है तो देखिए उसको हम डिनोमरेबल सेट या फिर इनुमरेबल सेट भी कहते हैं। तो देखिए ये डिनोमरेबल इनुमरेबल सेट जो भी हैं ये सब इनफाइनाइट काउंटेबल सेट होते हैं। तो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट को स्पेशली हम ये भी कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था काउंटेबल का मतलब होता है जो नेचुरल नंबर्स के साथ क्या करे, देखिए 1 1 करस्पोंडेंसी, एक की संगतता स्थापित करे। तो देखिए ऐसा सेट क्या होता है, देखिए काउंटेबल सेट होता है, गणनीय समुच्चय होता है। तो देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए उसको समझने के लिए जो भी काउंटेबल सेट होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए जो काउंटेबल सेट होता है वो n के साथ क्या करता है, देखिए 1 1 करस्पोंडेंसी रखता है। ऐसा सेट जो n के साथ 1 1 करस्पोंडेंसी रखे, एक की संगतता रखे, वो सब क्या है, देखिए वो सब काउंटेबल है। अब देखिए यहाँ पर काउंटेबल को समझने के लिए यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सेट को हम समझेंगे। क्या समझेंगे, सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि देखिए इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, दो सेट आपस में देखिए इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनमें 1 1 करस्पोंडेंसी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये दो सेट हैं, क्योंकि देखिए काउंटेबिलिटी का संबंध देखिए 1 1 करस्पोंडेंसी से तो है। मैंने अभी आपको क्या बताया कुछ देर पहले, काउंटेबल सेट, जो काउंटेबल सेट होते हैं वह n के साथ 1 1 करस्पोंडेंसी रखते हैं। और देखिए 1 1 करस्पोंडेंसी जहां होती है तो वहां पर उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। तुल्य समुच्चयों में एक की संगतता होती है ना। तो जहां भी इक्विवेलेंट सेट्स आ जाते हैं तो वहां पर 1 1 करस्पोंडेंसी होती है। अब देखिए अगर 1 1 करस्पोंडेंसी अगर n के साथ हो जाए
यहाँ पर देखिए ये अगर एन ले लिए है ना, एन ले लीजिए और ये ले लीजिए आप कोई सेट बी है, अगर बी एन के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंसी रखेगा तो बी काउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट सेट्स को हम समझेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम काउंटेबल सेट की डेफिनेशन भी हम देखेंगे। देखिए मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। देखिए दो सेट हम ले लेते हैं, ये लीजिए, इसमें देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें भी मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, और इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर एक मैपिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये ए और बी क्या है, यहाँ पर तुल्य समुच्चय है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर दो समुच्चय, दो सेट ए तथा बी इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, जब हम उनमें 1 1 करस्पॉन्डेंसी स्थापित कर सकें, है ना, एक एक की संगतता स्थापित की जा सके। तो जहां भी देखिए एक एक की संगतता स्थापित की जा सके तो फिर ऐसी कंडीशन में दोनों समुच्चय क्या हो जाते हैं, तुल्य समुच्चय हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। लिखिए आप, दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि इनमें एक एक की संगतता 1 1 कॉरेस्पोंडेंसी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। देखिए यदि इनमें एक एक की संगतता होती है, ये लीजिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, ये लीजिए। तो देखिए दो सेट में यदि 1 1 करस्पॉन्डेंसी हो जाए, और देखिए 1 1 करस्पॉन्डेंसी का मतलब एक एलिमेंट इधर ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको उधर मिल जाना चाहिए, फिर आप इधर दूसरा एलिमेंट लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट उधर भी मिल जाना चाहिए। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या है, देखिए वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरह से देखिए रिप्रेजेंट करें। देखिए यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट सेट है उनको हम देखिए इस तरह से लिखते हैं। ये देखिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में देखिए उन्हें हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये बात भी आप लिख लीजिए, लिखें आप, चलिए इसी में लिखा देता हूं मैं, अगले पैराग्राफ में आप लिखें। यदि ए तथा बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं व्यक्त किया जाता है। चलिए आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए और बी कोई दो सेट हैं, ये इक्विवेलेंट सेट्स कब होंगे, जब इनमें 1 1 करस्पॉन्डेंसी होगी। और देखिए 1 1 करस्पॉन्डेंसी है तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, लेकिन हम इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए ये सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो जब भी देखिए दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं तो फिर हम उन्हें देखिए इस सिंबल से, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, इससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था ये A है और ये B है। यहां देखिए इनमें इस तरह की देखिए 1-1 करस्पोंडेंसी मिल जाती है। जब भी 1-1 करस्पोंडेंसी मिलेगी तो एक के संगत एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा। एक की संगतता का मतलब क्या है, एक के संगत एक अवयव मिल जाए, तो इधर एक के संगत इधर एक अवयव हमें मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इधर राइट साइड का कोई भी एलिमेंट इस तरह से ब्लैंक नहीं रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी इधर कोई ना कोई जरूर मिलेगा। यही तो है 1-1 करस्पोंडेंसी, एक के संगत एक अवयव जरूर मिलेगा। ऐसी कंडीशन में ये जो मैपिंग है ये देखिए एक एक ही भी होगी, 1-1 भी होगी। क्यों होगी, देखिए एक एलिमेंट पे हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, और देखिए दो एलिमेंट पर अगर एक एलिमेंट मिल जाए, एक के दो एलिमेंट पर अगर हमें एक एलिमेंट मिल जाए तो मेनी एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन एलिमेंट, दैट इज ये क्या हो जाएगा, मेनी वन। लेकिन यहां पर हम किसकी बात करते हैं, 1-1 क्रॉसपेंडेंस की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर इस तरह का केस बनेगा, और जब इस तरह की मैपिंग बनेगी तो वो मैपिंग क्या होगी, देखिए वो हो जाएगी 1-1 ऑन 2। देखिए राइट साइड में कोई यहाँ ब्लैंक नहीं है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। हर एक एलिमेंट की जब प्री इमेज होती है तो उसे हम कहते हैं आच्छादक फलन ऑन 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक की आच्छादक ऑन 2 फंक्शन। तो यहां पर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ए और बी इक्विवेलेंट। और देखिए ये हम क्यों समझते हैं, क्योंकि देखिए काउंटेबल सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए 1-1 करस्पोंडेंसी समझना बहुत जरूरी है। जब दो सेट में 1-1 करस्पोंडेंसी होती है तो वो सेट होते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर देखिए इसलिए हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ए और बी में 1-1 करस्पोंडेंसी होगी तो इस तरह की मैपिंग बनेगी, और ये जो मैपिंग है ये होती है एक की आच्छादक फलन की, 1-1 ऑन 2 फंक्शन की। तो यहाँ पर देखिए अगर एक फंक्शन एफ जो ए से बी में डिफाइन है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर जाए, इस तरह से विद्यमान हो, कोई फलन ए से बी में परिभाषित हो और इस तरह से विद्यमान हो कि एफ क्या हो, एक तो 1-1 और एक ऑन 2, 1-1 ऑन 2। तो देखिए फिर हम क्या कह सकते हैं, ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट है, वो तुल्य समुच्चय है। तो देखिए यहां पर एक नई डेफिनेशन भी हम इसकी दे सकते हैं, लिखें आप, लिखिए अन्य शब्दों में। और देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो मैपिंग थी अभी वो 1-1 ऑन 2 की होती है, क्योंकि देखिए आपने 11-12 क्लास में फंक्शन पढ़े होंगे, वहाँ पर देखिए 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है, इन 2 क्या होता है ना। और ये सब बातें देखिए काफ़ी पुरानी हो चुकी है, एक की फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन है ना, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव। तो ये सब देखिए ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं 12th क्लास की। तो यहाँ पर देखिए जब 1-1 करस्पोंडेंसी होती है, एक की संगतता होती है, तो वहां पर देखिए एक की आच्छादक फलन एग्जिस्ट करता है। तो अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, देखिए लिखें आप, देखिए इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में मैं बता देता हूं आपको, यदि एफ सच दैट, एफ कोई फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या फिर एफ सच दैट डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, एक की आच्छादक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए 1-1 ऑन 2। है ना, 1-1 ऑन 2 को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, है ना। और जो फंक्शन देखिए मेनी 1 नहीं होता उसे 1-1 कहते हैं, और जो इनटू नहीं होता उसे ऑन 2 कहते हैं, अंतःक्षेपी नहीं है।
तो फिर वो आच्छादक हो जाता। तो ये एक एक ही आच्छादक, ये तमाम बातें देखिए 12th क्लास में देखी होगी। फिलहाल तो हम एक एक ही आच्छादक की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ सच दैट ए टू बी या बी टू ए क्या हो, एक एक ही आच्छादक। और वैसे भी देखिए यहाँ पर आपने एक थ्योरम भी देखी होगी, यदि ये फंक्शन जो ए से बी में डिफाइंड है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये फंक्शन देखिए अगर 1 1 on 2 है ए से बी में, तो फिर बी से ए में भी ये 1 1 on 2 होता है। अगर ए से बी में एक एक ही आच्छादक है तो बी से ए में भी एक एक ही आच्छादक होता है। तो चाहे तो आप इस तरह का कोई फंक्शन या फिर इस तरह का कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर दोनों ही केस में देखिए ए और बी के इक्विवेलेंट होंगे। और वैसे भी देखिए सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अगर ए बी के इक्विवेलेंट है तो फिर बी ए के इक्विवेलेंट होता है ना। ए बी के तुल्य है तो बी ए के तुल्य होता है। चलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी एक अगर एक एक ही आच्छादक फलन है, एक एक ही आच्छादक फलन है, तो ए इक्विवेलेंट बी होता है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने सिंबल में लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर ए से बी में परिभाषित फलन एफ अगर एक एक ही आच्छादक है या बी से ए में परिभाषित फलन एक एक ही आच्छादक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए ए बी के क्या होता है, तुल्य होता है। ए बी आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे और ऐसे हम प्रूफ करेंगे। जब भी किसी दो सेट के लिए हमें दिखाना है कि उनमें 1 1 करस्पोंडेंसी है, एक एक की संगतता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में देखिए हम बता देंगे कि वहां पर देखिए क्या है, वो फंक्शन एफ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित हो, ए से बी में डिफाइन हो और वो एक एक ही आच्छादक हो जाए, 1 1 ऑन टू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों में क्या है, 1 1 करस्पोंडेंसी है। और जब 1 1 करस्पोंडेंसी है तो फिर वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर ए को बी के इक्विवेलेंट दिखाना है, ए को बी के तुल्य बताना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से एक फंक्शन लेंगे, कोई सा भी एक फंक्शन इस तरह से एग्जिस्ट करे कि वो 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, है ना, एक एक ही भी हो जाए, आच्छादक भी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो देखिए इक्विवेलेंट का मतलब है कि 1 1 करस्पोंडेंसी, और 1 1 करस्पोंडेंसी का मतलब है 1 1 ऑन टू, एक एक ही आच्छादक फलन एग्जिस्ट करे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। देखिए सब बातें आपको पता होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कुछ थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे, तो इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एन किसके इक्विवेलेंट है, ए के इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दो समुच्चय को, ये दो सेट हैं ए और बी को हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट बताना है, तुल्य समुच्चय बताना है। तो फिर ऐसी कंडीशन में एक फंक्शन इस तरह से विद्यमान होगा, इस तरह से एग्जिस्ट होगा कि वह फंक्शन क्या हो जाए, एक एक ही आच्छादक 1 1 ऑन टू हो जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, ए और बी को इक्विवेलेंट बताना है तो ए से बी में परिभाषित एक फलन इस तरह से विद्यमान हो कि वो एक एक ही आच्छादक हो। अगर ऐसा फंक्शन, ऐसा फलन अगर विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं, उसके इक्विवेलेंट है। यह हमें क्या बताना है, यहाँ बताना है एन किसके इक्विवेलेंट है, ए के। और एन क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर का सेट, और ए क्या है यहाँ पर, ये दे रखा है ना, ए भी दे दिया है। चलो एन तो वैसे जानते हो, ये भी दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या बताने, हमें इक्विवेलेंट बताने हैं, तुल्य समुच्चय बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 1 करस्पोंडेंसी होना चाहिए, है ना। और हालांकि देखिए ये एग्जाम्पल तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए हम एक फंक्शन इस प्रकार से देखिए सर्च करें, इस प्रकार से डिफाइन करें कि यहाँ पर देखिए इससे इसमें डिफाइन होने वाला
डिफाइंड होने वाला एक फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 ऑन 2, एक ही आच्छादक बन जाए। तो जहां एक ही आच्छादक फलन विद्यमान होता है तो वहां समुच्चयों में क्या आ जाती है, एक ही संगतता आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन किस तरह से लेंगे, देखिए एफ ऑफ एन इक्वल, यहाँ पर देखिए ये तो इसके एलिमेंट्स मान लीजिए एन है, इसके एलिमेंट्स अगर एन है तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे 2n-1। देखिए यहाँ पर ये अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो आउटपुट में आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह का एक फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन इस तरह से एग्जिस्ट करे, इस तरह से विद्यमान हो कि यहाँ पर देखिए इनको डोमेन और इसको कोडोमेन लेने पर वो क्या बन जाए, एक ही आच्छादक है ना। इसको तो प्रांत ले लेंगे, इसको सह प्रांत। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। लिखें आप, ये हमें बताना है, देखिए एन किसके इक्विवेलेंट है। चलिए एक एग्जांपल मैंने बता दिया, इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं। देखिए सपोज दैट एफ इज ए फंक्शन, और देखिए यहां पर ए को बी के इक्विवेलेंट दिखाना है, ए को बी के तुल्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम ए और बी लेते हैं, फंक्शन के साथ क्या लेंगे, ये दोनों, ये तो इधर ए ले लो या ए उधर ले लो, बात एक ही है ना। ए बी को इधर उधर कहीं भी लिया जा सकता है। हमें यहाँ क्या बताना है, देखिए हमें बताना है एन किसके इक्विवेलेंट है, ए के। तो हम यहाँ पर एन ले लेंगे और यहाँ पर ए ले लेंगे। हम एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि उसका डोमेन तो एन है और कोडोमेन क्या है, ए है ना। डोमेन का मतलब प्रांत और ए का मतलब क्या होता है, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत है ना। ये कहलाता है देखिए फंक्शन का डोमेन, प्रांत, और ये क्या होता है देखिए कोडोमेन, सह प्रांत। और देखिए प्रांत सह प्रांत क्या होते हैं, ये भी 12th क्लास का मैटर है, देखिए है ना, 12th क्लास का मामला है ये सब पुरानी बातें हो गई। तो देखिए कोई फंक्शन अगर ए से बी में परिभाषित होता है तो ए तो होता है उसका प्रांत और बी क्या होता है, सह प्रांत, डोमेन और कोडोमेन। तो यहां पर देखिए हमें, देखिए इसको हटा देते हैं पहले, हमें बताना है एन इक्विवेलेंट टू ए। एन किसके तुल्य है, देखिए ये इक्विवेलेंट का साइन है, और एन को अगर ए के इक्विवेलेंट बताना है तो हम एक फंक्शन एन से ए में डिफाइन करेंगे। किससे किस में डिफाइन करेंगे, एन से ए में। किस तरह से, अब देखिए ये फंक्शन तो आपको देखना पड़ेगा, फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा इसके एलिमेंट्स को देखते हुए। यहाँ पर देखिए करस्पोंडेंसी हमें देखनी है, 1 1 करस्पोंडेंसी। तो देखिए 1 के करस्पोंडिंग ये मिल जाए, 2 के करस्पोंडिंग ये मिल जाए। तो ये सब तो क्या है, ये सब ओड नंबर्स हैं, विषम संख्या हैं, और इसकी जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, देखिए 2n-1। ये सब एलिमेंट्स 2n-1 से मिलते हैं। अगर यहाँ पर 2 4 6 8 होता, 2 4 6 8, तो हम कह सकते हैं वो सब इवन नंबर है, सम संख्या है, और उनकी जो जनरल टर्म होती है वो 2n। तो यहाँ पर हम फंक्शन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए एफ ऑफ एन इक्वल 2n-1। तो यहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इनके लिए, इन दोनों सेट के लिए। और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि ये 1 1 ऑन 2 है, एक ही आच्छादक है। क्यों है देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए हमने ये मान लिया एफ एन से ए में इस तरह से परिभाषित है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू ये है, तब क्या होगा, देखिए यहां क्या घटना घटेगी। देखें यहां पर देखिए फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। देखिए ये फंक्शन, ये क्या होता है, देखिए ये होता है इनपुट और ये होता है देखिए आउटपुट। फंक्शन इनपुट कहां से लेता है, इनपुट लेता है उसके डोमेन से। कहां से लेता है, डोमेन से। और जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट कहां से मिलता है, देखिए आउटपुट इसमें से मिलेगा कोडोमेन से। तो इनपुट लेता है प्रांत से और आउटपुट मिलता है कहां पर, कोडोमेन में। ये भी एक बहुत छोटी सी बात है, देखिए 12th स्टैंडर्ड की बात है। तो यहां पर देखिए हम इनपुट लेंगे, कहां से लेंगे, देखिए नेचुरल नंबर के सेट से, और आउटपुट कहां से मिलेगा, देखिए हमें इस सेट ए से। देखिए इस तरह से, देखिए सबसे पहले हम एन का मतलब क्या है, देखिए 1 2 3, चलिए हम
f(1) निकालें तो देखिए कितना मिलेगा 3। फिर हम f(2) निकालें, ओ सॉरी f(1) पे तो 1 मिलेगा, देखिए आप यहाँ 1 पुट कीजिए, यहाँ 1 पुट कीजिए तो f(1) की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालना है, जो भी निकालना है ये लीजिए। f(2) कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3। f(3) पे कितना मिल जाएगा, देखिए 5। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज हमें मिलेगी। तो देखिए इनपुट में अगर ये लेते हैं तो आउटपुट में हमें ए के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब देखिए इनको अगर हम मैपिंग डायग्राम पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर हम मैपिंग अगर हम बनाएं, ये लीजिए इस तरह से अगर हम मैपिंग बनाएं यहाँ पर, हालांकि देखिए तो क्लियर 1 1 ऑन 2 है, फिर भी हम मैपिंग बना लेते हैं। ये n और इधर कौन है, देखिए इधर है a, और हमने इनमें क्या की, देखिए एक मैपिंग हमने डिफाइन की है, कौन सी, f। अब देखिए यहाँ पर n में कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखिए n में एक तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, और भी एलिमेंट्स हैं। और a के जो एलिमेंट्स हैं, देखिए a के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5। जो भी देखिए यहाँ जो रिजल्ट मिले हैं उनको हम मैपिंग डायग्राम पे हम देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर हमें मिला है, देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग कौन मिला है, देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिला है, और देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 5। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैपिंग हमें मिल रही है। अब इस मैपिंग डायग्राम को देखकर हम कह सकते हैं कि ये 1 1 1 2 है। हालांकि इन वैल्यूज को देखकर ही हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आउटपुट में आपको ये पूरा का पूरा सेट अगर मिल जाता है तो वो ऑन टू होता है। क्योंकि जो आउटपुट होता है फंक्शन का, जो आउटपुट होता है, देखिए यहाँ पर आउटपुट में हमें देखिए क्या मिल रहा है, 1 2 3 है ना, सॉरी 1 3 5। फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या है, देखिए 1 3 5। इस तरह से देखिए हमें फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है। और जो फंक्शन का आउटपुट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज, हिंदी में कहते हैं परिसर। और यहाँ पर देखिए कोडोमेन क्या है, सह प्रांत। फंक्शन का देखिए जो कोडोमेन होता है वो हम फाइंड नहीं करते, वो क्वेश्चन में दिया जाता है। फलन का सह प्रांत हमें प्रश्न में दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मैपिंग डिफाइन की थी n से a में, तो ये जो a है ये क्या है, देखिए फलन का सह प्रांत, कोडोमेन, सह प्रांत। और यहाँ पर देखिए फलन का जो परिसर है, देखिए फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या है, देखिए 1 3 5। तो ये तो हो जाएगी फंक्शन की रेंज। और देखिए यही कोडोमेन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, कोडोमेन, सह प्रांत। तो ये तो होता है देखिए सह प्रांत। अगर हम यहाँ पर फलन के परिसर की अगर हम बात करें तो देखिए 1 3 5, यानी हमें इसी के इक्वल हमें रिजल्ट मिला है। यानी यह फलन का जो परिसर है वह फलन के सह प्रांत के बराबर है। तो ये क्या है, देखिए यह आच्छादक है। तो देखिए आच्छादक का मतलब ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ऑन टू फंक्शन को ए से भी हम चेक कर सकते हैं। जो भी आउटपुट में मिल रहा है वो रेंज, परिसर, और सह प्रांत कौन है, ए है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए। देखिए ये रेंज हमें मिली 1 3 5, और यहाँ ए की वैल्यू भी क्या है, देखिए ए जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स भी इस तरह से हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में ये ऑन टू है। और देखिए यहाँ मैपिंग डायग्राम को भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, मैपिंग डायग्राम देखकर भी बता सकते हो कि यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर इस वाले कोडोमेन में, इस यहाँ सह प्रांत में देखिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा, हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, यह ऑन टू फंक्शन है ना। ऑन टू को हिंदी में कहते हैं आच्छादक, है ना। आच्छादक का मतलब होता है ढका हुआ। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं उसने देखिए इस ए को कवर कर लिया है। तो ए कंप्लीटली जब कवर हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। तो इसको देखने से मात्र से पता लग जाता है कि ये आच्छादक है। और देखिए एक का रिलेशन एक से है तो 1 1 भी हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे, देखिए ये कुछ ज्यादा हमें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, मैपिंग ढूंढना है। ये फंक्शन हमने ढूंढ लिया और यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, और यहाँ पर एक मैपिंग डायग्राम बनाओ तो ठीक, अदरवाइज इन वैल्यूज के बेस पर भी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये क्या है, एक एक ही आच्छादक है। तो क्या कहेंगे, लिखें आप।
चलिए इसको तो छोटा सा हम बना लेते हैं, या फिर इसको साइड में हम कर लेते हैं। ये लीजिए, लिखिए आप स्पष्टतः एप सच देट एन टू ए क्या है, एक एक ही आच्छादक है। चलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं, एक एक ही आच्छादक, वन वन ऑन टू। और देखिए जब एक एक ही आच्छादक है तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पर ये अगर एक एक ही आच्छादक है, ये फंक्शन f जो n से a में परिभाषित है, और ये अगर एक एक ही आच्छादक है तो हम कह सकते हैं n इक्विवेलेंट टू a। n किसके इक्विवेलेंट है, किसके तुल्य है। तो देखिए जब भी दो समुच्चयों को अगर तुल्य बताना है तो एक फंक्शन इस तरह से ढूंढ लें, एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन करें कि वह क्या बन जाए, एक एक ही आच्छादक। तो देखिए एक फंक्शन हमें इस तरह से मिल जाता है जो ए से बी में डिफाइन करने पर, यहाँ पर देखिए मेन डेफिनेशन तो ले चलता हूँ, एक फंक्शन हमें इस तरह से मिल जाए जो ए से बी में अगर हम उसे डिफाइन करें तो वो क्या मिल जाना चाहिए, वन वन ऑन टू, एक एक ही आच्छादक। तो ए से बी में परिभाषित कोई एक एक ही आच्छादक फलन वन वन ऑन टू फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर ऐसी कंडीशन में ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। और इक्विवेलेंट क्यों हो जाते हैं, जब वन वन ऑन टू वाली कंडीशन आती है तो वहां पर वन वन करस्पोंडेंसी होती है, और जहां वन वन करस्पोंडेंसी होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। तो इन सब बातों को देखिए डिटेल में आप समझें। तो यहां पर देखिए तुल्य समुच्चय बताना बहुत आसान। अब देखिए हम चलते हैं सीधे किस पर, काउंटेबल सेट पे, गणनीय समुच्चय। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा सेट जो n के साथ वन वन करस्पोंडेंसी रखता है। जैसे यहां पर देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, जैसे a इक्विवेलेंट टू n, b इक्विवेलेंट टू n। अगर आपने ये बता दिया तो फिर यहां पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा काउंटेबल, काउंटेबल सेट, गणनीय समुच्चय। बिल्कुल आसान सी बात है, अगर ए को गणनीय समुच्चय बताना है, काउंटेबल सेट बताना है, तो आप इस बात को प्रूफ कर दीजिए, ये वाली बात। और देखिए अगर कोई सेट बी है, बी को काउंटेबल बताना है तो आप ये बता दीजिए, बी इज इक्विवेलेंट टू एन। बी और एन क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, एक दूसरे के तुल्य हैं। और देखिए ये कैसे प्रूफ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें, इस बात को प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करने के लिए सब बातें आपको बतानी पड़ेगी जो भी मैंने आपको बताया। एक फंक्शन इस तरह से ढूंढना होगा जो एक एक ही आच्छादक बन जाए। और देखिए अगर आपने अगर ये बता दिया b किसके तुल्य है, n के, तो फिर ऐसी कंडीशन में b क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए किसी सेट को काउंटेबल बताने के लिए बता दीजिए कि वह n के क्या है, इक्विवेलेंट है, n के तुल्य है। क्योंकि जहां पर देखिए ये आ जाती है, जहां पर इस तरह का इक्विवेलेंट रिलेशन आ जाता है तो वहां पर वन वन करस्पोंडेंसी आ जाती है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट तो देखिए वन वन करस्पोंडेंसी वाला है। वन वन करस्पोंडेंसी बताने के लिए यहां पर देखिए हम ये वाली बात हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए लिखिए आप काउंटेबल सेट की डेफिनेशन लिखिए, वह समुच्चय समुच्चय का मतलब सेट, वह समुच्चय जो n के साथ, n का मतलब क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर है ना, सिंपल सी बात है, जो n के साथ एक एक की संगतता,
वह समुच्चय जो n के साथ एक की संगतता, लिखें आप, वन करस्पोंडेंस रखता है। क्या कहलाता है? काउंटेबल सेट, गणनीय समुच्चय कहलाता है। ये लीजिए, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। देखिए, कोई सेट अगर एन के साथ, एन का मतलब नेचुरल नंबर के साथ यदि वन वन करस्पोंडेंसी रखें, और वन वन करस्पोंडेंसी के लिए हम क्या बताते हैं, एक की संगतता प्रूफ करने के लिए हमें बताना होगा कि वहां पर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो एक की भी हो और आच्छादक भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ बातें हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो रही काउंटेबल की बात। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें लिखने हैं। देखिए, ये लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु आप लिखें यहां पर। देखिए, सबसे पहली बात क्या है? देखिए ए कोई सेट है और ए यहां पर एन के साथ, या फिर ए की बात है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए, अगर ए और एन इक्विवेलेंट है तो फिर एन और ए भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। ये सही है तो ये भी सही है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम ए की बात लिख लेते हैं। देखिए, अगर ए एन के साथ इक्विवेलेंट का रिलेशन रखता है तो फिर ऐसी कंडीशन में ए क्या होता है? देखिए, ए काउंटेबल सेट होता है। ए इज काउंटेबल। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये टू डायरेक्शन रिलेशन मैंने यहां पर लगाया है, डबल इंप्लाई का साइन है। देखिए, ए एन के तुल्य है तो फिर ऐसी कंडीशन में ए क्या हो जाता है? काउंटेबल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है यहां पर? अगर ए फाइनाइट है, ए क्या है? परिमित समुच्चय है। ए परिमित, फाइनाइट, तो देखिए एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। और यहां पर देख सकते हैं आप, जो फाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल होता है। जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सब काउंटेबल है, लेकिन जो काउंटेबल है जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट हो, काउंटेबल तो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है ना। तो यहां पर देखिए ये वन डायरेक्शन रिलेशन है। ए अगर फाइनाइट है ना, यहां पर हम पूरी बात भी लिख सकते हैं, फाइनाइट का मतलब फाइनाइट सेट। ए क्या है? परिमित समुच्चय। तो देखिए ए अगर फाइनाइट सेट है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ए काउंटेबल होगा। है ना, गणनीय का मतलब काउंटेबल, एक ही बात है। चलिए, तो देखिए यहां पर
ए एन के साथ अगर इस तरह से इक्विवेलेंट का रिलेशन रखता है तो फिर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, गणनीय समुच्चय हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और ए अगर फाइनाइट है यानी ए परिमित समुच्चय है तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ठीक है, ये वन डायरेक्शन रिलेशन लगा है, इस बात पे ध्यान रखना। चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था जो काउंटेबल सेट है, गणनीय समुच्चय है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। चलिए तीसरी बात लिखें आप इसमें। हालांकि ये बात मैंने यहां पर बता दी है आपको स्टार्टिंग में, अपरिमित इनफाइनाइट सेट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और जो काउंटेबल है, इनफाइनाइट काउंटेबल है, उसको हम डिनोमिनेबल सेट या फिर इनुमरेबल सेट भी कहते हैं। तो चलिए लिखें आप, गणनीय समुच्चय परिमित या अपरिमित हो सकता है। ये लीजिए, अब देखिए यहां पर, ये तो एक छोटी सी बात है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताई थी। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, अपरिमित समुच्चय, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये क्या है, देखिए एक एग्जांपल बताया था, जैसे 1 3 5 7, ये देखिए ये काउंटेबल सेट है और हमने प्रूफ भी किया था। ये कोई सेट ए है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया था, देखिए यहाँ पर एक मैपिंग हमने ली थी, है ना, यहाँ पर बताया था, देखिए ये चीज़, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए एन को किसके इक्विवेलेंट बताया था, ए के, हमने इस बात को प्रूफ किया था। और इस केस में देखिए अगर एन ए के तुल्य होता है ना, तो फिर यहाँ पर ये ए क्या बन जाता है, ए काउंटेबल बन जाता है। ये बात देखिए मैंने अभी लिखी थी यहाँ पर कुछ देर पहले, जस्ट यहाँ पर बताइए, ये देखिए अगर ए एन के तुल्य, हालांकि इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए चलिए, तो यहाँ पर अगर ए एन के तुल्य है तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है काउंटेबल सेट, गणनीय समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये ए कोई इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है, तो यहाँ हमने कुछ देर पहले देखिए इस समुच्चय के लिए एक बात हमने प्रूफ की थी, ये एन इक्विवेलेंट टू ए, ए किसके इक्विवेलेंट है, एन के, या फिर एन किसके इक्विवेलेंट है, ए के, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए ये जो सेट है ये क्या है, काउंटेबल। इस कंडीशन में ए क्या बन जाएगा, काउंटेबल। तो देखिए ये काउंटेबल सेट है, गणनीय समुच्चय। क्या है ये, गणनीय समुच्चय। अब देखिए ये इनफाइनाइट सेट है और ये कह सकते हैं हम अपरिमित गणनीय समुच्चय, अपरिमित इनफाइनाइट काउंटेबल सेट। तो ये इनफाइनाइट है और काउंटेबल भी है। अब इनफाइनाइट काउंटेबल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए ये इनफाइनाइट सेट है और काउंटेबल है, तो यहाँ पर देखिए काउंटेबल है तो यहाँ पर कोई ना कोई मैपिंग बनेगी, 1-1 करस्पॉन्डेंसी बनेगी। और मैपिंग कैसे बनेगी, देखिए एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस 1 से, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने प्रूफ किया था, देखिए एन इक्विवेलेंट है किसके, ए के। तो यहाँ पर देखिए हम एक मैपिंग यहाँ पर एन से ए में हम ले सकते हैं, एक मैपिंग एफ हमें मिल जाएगी। और वो मैपिंग इस तरह से मिलेगी कि वहाँ पर उससे हमें एक 1-1 करस्पॉन्डेंसी मिले, क्योंकि काउंटेबल का मतलब ही 1-1 करस्पॉन्डेंसी से है, और 1-1 करस्पॉन्डेंसी किसके साथ, एन के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन इस तरह से यहाँ पर होगा कि यहाँ पर अगर हम इस तरह की कोई मैपिंग लेते हैं एन से ए में,
तो फिर वो क्या बन जाती है, एक एक की आच्छादक, है ना, एक एक की आच्छादक है तो फिर इस तरह से 1-1 करस्पोंडेंसी आ जाएगी, और 1-1 करस्पोंडेंसी आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वो इसके क्या है, इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट है तो देखिए ये क्या हो जाता है, काउंटेबल। तो कहने का मतलब ये कि एक काउंटेबल सेट है ना। और इस बात को तो देखिए हम प्रूफ कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो भी बताया आप सीक्वेंसली उसे स्टडी करें, अच्छे से समझें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक काउंटेबल सेट है, यह इनफाइनाइट सेट भी है। तो ये एक इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है। तो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, अनुक्रम के रूप में। अब देखिए सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है जिसकी जनरल टर्म हम लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए इस इन सब की जो जनरल टर्म है वो क्या है, देखिए 2n-1। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस को देखिए हम इस वाले साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन है ये किसका साइन होता है, देखिए सीक्वेंस का। हिंदी में सीक्वेंस को कहते हैं अनुक्रम। तो देखिए अनुक्रम का चिन्ह है ये, और यहाँ पर इस अनुक्रम के भीतर इसकी जो जनरल टर्म होती है, ये एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, इसकी जनरल टर्म यहाँ लिखी जाती है 2n-1। और देखिए सीक्वेंस से, इस सीक्वेंस से जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे तो वो सब एलिमेंट्स प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर n की जगह क्या रखते हैं, नेचुरल नंबर। सीक्वेंस में जब भी कोई इनपुट दिया जाता है तो नेचुरल नंबर से ही दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस से मिलेंगे। देखिए आप 1 पुट कीजिए ये मिल जाएगा, 2 पुट कीजिए ये मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट के एलिमेंट्स एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं अगर वो इनफाइनाइट काउंटेबल है तो। और ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हम लिखने जा रहे हैं, तो लिखें आप इसी बात को। ये कचरा तो देखिए साफ कर देते हैं, हटाएं आप इसको। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था, देखिए ये सारी बातें मैं बता देता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर ये जो सेट हमने लिया, ये मैंने यहाँ पर देखिए काफ़ी डिस्कस की है इसको काउंटेबल बताने के लिए। हालांकि ये काउंटेबल हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस से मिलते हैं। तो जो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है वो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यदि ए अपरिमित गणनीय समुच्चय इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा उस तरीके से हम लिख लेते हैं, देखिए है ना, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में। देखिए ये तो आप जानते हो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट। देखिए यहां हम लगाएंगे, देखिए इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन। ए के अवयव अनुक्रम। देखिए अनुक्रम का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पर इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। देखिए फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा यूजेबल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखिए यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये फोर्थ पॉइंट है और यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट। हालांकि फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, ये भी सिंपल सी बात है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट किस तरह से है, यहाँ पर देखिए अगर कोई काउंटेबल सेट अगर इनफाइनाइट है, देखिए फाइनाइट होता है तो वो तो काउंटेबल होता है, फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट सेट काउंटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि कोई इनफाइनाइट सेट काउंटेबल है, दैट इज इनफाइनाइट काउंटेबल सेट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो अनंत गणनीय समुच्चय है उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने ये बताया था, देखिए इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर इसका जो एक एग्जाम्पल है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1 3 5, तो ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में है जिसकी जनरल टर्म है 2n-1। तो देखिए ये इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, अपरिमित गणनीय समुच्चय है जिसके अवयव इस सीक्वेंस से प्राप्त होते हैं। यानी इसको हम सीक्वेंस की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज जिसकी जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि ए क्या है, अपरिमित गणनीय समुच्चय है, तो ए के जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक अनुक्रम के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये 2 डायरेक्शन रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर अपरिमित गणनीय समुच्चय है, तो फिर ए के अवयव हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। यदि किसी समुच्चय के अवयव सीक्वेंस के रूप में लिखे जा सके तो फिर वो क्या हो जाता है, अपरिमित गणनीय समुच्चय हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, ये ध्यान रखना है, ए यहाँ पर है इनफाइनाइट सेट, इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स अगर सीक्वेंस में लिखे जा सके तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों डायरेक्शन से ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये फोर्थ, देखिए जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे बहुत सारी थ्योरम, तो इस पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ए क्या है, ए है अपरिमित गणनीय समुच्चय, ये एक इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है। अगर इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है तो उसके एलिमेंट सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और यदि किसी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स अगर सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे जाए, है ना, सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। तो देखिए दोनों डायरेक्शन से आपको ध्यान रखना है। इनफाइनाइट काउंटेबल है तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, और अगर किसी के एलिमेंट्स अगर सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट इनफाइनाइट सेट के लिए है ना, जहां ए क्या है, इनफाइनाइट सेट। चाहे तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखना, है ना, कॉमन सी बात है, जहां ए क्या है, अपरिमित। हालांकि मैंने ये बात यहाँ लिख दी है, ठीक है, ए इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए इनफाइनाइट सेट को अगर आपको काउंटेबल बताना है तो बता दीजिए कि उसके एलिमेंट सीक्वेंस की फॉर्म में है, या फिर बता दीजिए कि एक फंक्शन इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर सपोज कीजिए ए ये रहा, ठीक है, ए क्या है, यहाँ पर अपरिमित समुच्चय है, और उस अपरिमित को आपको क्या बताना है, काउंटेबल बताना है। तो फिर आप एक फंक्शन इस तरह से लेके चलें, है ना, और यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन आप एक डिफाइन कर लीजिए, जो भी है वो एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा। जब हमारे पास समुच्चय होगा, ए समुच्चय हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फंक्शन, कोई सा भी एक फंक्शन इस तरह से मिल जाए कि वो क्या बन जाए, 1 1 on 2, एक एक ही अच्छा तक। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, n इक्विवेलेंट टू ए। तो फिर इसके बेस पर हम क्या कहेंगे, अगर n एक इक्विवेलेंट है तो फिर a क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। इसके बेस पे हम a को काउंटेबल कह सकते हैं। ये बात मैंने यहाँ लिखवा दी है फर्स्ट पॉइंट में, अगर a नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट का रिलेशन रखता है तो वो काउंटेबल हो जाता। तो यहाँ पर देखिए एक फलन आपको इस तरह से ढूंढना है कि वो क्या बन जाए, 1 1 on 2। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा, और इसके बेस पे हम कह देंगे कि a काउंटेबल है। तो a को काउंटेबल बताने का एक तरीका तो ये है। लेकिन यहाँ पर a क्या है, a है अपरिमित, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि a अगर फाइनाइट है तो फिर वो काउंटेबल हो जाएगा, फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात भी मैं यहाँ बता चुका हूँ।
जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सब काउंटेबल है, ठीक है। और लेकिन यहाँ देखिए ये मैंने वन डायरेक्शन ही लिखना था, यहाँ पर ये गलत कर दिया। पहले मैंने इम्प्लाई जी लिखा था, है ना, लेकिन बाद में देखिए मैंने यहाँ पर डबल इम्प्लाई लगा दिया जो गलत है। सिंगल इम्प्लाई लगाएं आप, ये वाला साइन लगा दें। यहाँ पर देखिए जो फाइनाइट है वो काउंटेबल होता है, फाइनाइट सेट हर हाल में काउंटेबल होता है, गणनीय होता है, लेकिन सभी गणनीय समुच्चय फाइनाइट हो ये आवश्यक नहीं, नॉट सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो काउंटेबल के लिए देखिए हम कह सकते हैं फाइनाइट, है ना, फाइनाइट के लिए ये नेसेसरी है, ये तो बिल्कुल होता ही है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, फाइनाइट होना ही। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है, परिमित समुच्चय यहाँ पर गणनीय होता है, लेकिन सभी गणनीय समुच्चय परिमित हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को क्या बताना है, काउंटेबल बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम दो तरह से उसे काउंटेबल बता सकते हैं, एक तो इस तरह से, एक फंक्शन आप इस तरह से लीजिए, यहाँ तो आपको एन ही रखना है और यहाँ पर ए जिस समुच्चय को, जिस सेट को आप काउंटेबल बता रहे हो वो यहाँ पर रखना है, और एक फंक्शन इस तरह से देखना है कि वह क्या बन जाए 1 1 on 2, तो फिर ये हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में वो काउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका ये वाला, आप इस ए के जितने भी एलिमेंट्स, हालांकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स, हम इनफाइनाइट सेट की ही बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि जो भी फोकस करना है देखिए यहीं पर हम फोकस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरे जो फाइनाइट है वो तो काउंटेबल है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन जो इनफाइनाइट है वो काउंटेबल कब होगा। तो देखिए दो तरह से हम बता सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है कि पहला तरीका तो यहाँ पर ये फंक्शन वाला 1 1 on 2 एक एक अच्छा तक बता दीजिए, तो यहाँ पर इस तरह से तुल्यता का संबंध है ना, जो भी इक्विवेलेंट का रिलेशन है वो आ जाएगा, और एन के साथ अगर इस तरह का रिलेशन आए तो वो काउंटेबल हो जाएगा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये यहाँ पर इनफाइनाइट सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ए के एलिमेंट सीक्वेंस की फॉर्म में है, एक अनुक्रम के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो ए क्या हो जाता है, गणनीय समुच्चय, क्या हो जाता है, गणनीय समुच्चय, काउंटेबल सेट। तो चलिए ये बात आपको ध्यान रखनी, ये 2 डायरेक्शन रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर ए काउंटेबल है तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, और अगर ए के एलिमेंट सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं तो फिर ए क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने ये 4 बातें हमने लिखी है, और ये रही देखिए काउंटेबिलिटी की बात। अब देखिए हम बात करेंगे अनकाउंटेबल की। तो लिखें आप, अगला जो हमारा टारगेट है वो है देखिए अनकाउंटेबल। और देखिए यहाँ ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम अनकाउंटेबल सेट की अब बात करेंगे। अभी तक जो भी बात कर रहे थे वो काउंटेबल सेट की हम बात कर रहे थे। देखिए अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो काउंटेबल नहीं है, सिंपल सी बात है ना। जो सेट काउंटेबल नहीं है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो लिखें ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल, सेट टू बी अनकाउंटेबल। वह समुच्चय जो गणनीय नहीं होता है क्या कहलाता है, अगणनीय समुच्चय कहलाता है। A set which is not countable is said to be uncountable। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अनकाउंटेबल का मतलब जो काउंटेबल नहीं होता है। तो देखिए काउंटेबल सेट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जितने भी बचेंगे वो सब अनकाउंटेबल में काउंट हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने काउंटेबल सेट पर हमने डिस्कस किया है। और देखिए यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी देखा उसे एक बार हम देखिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, देखिए बिल्कुल फास्टली हम चलेंगे। देखिए सेट होता है फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, परिमित या फिर अपरिमित। जो परिमित है वो काउंटेबल होगा, लेकिन काउंटेबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो परिमित ही हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो फाइनाइट है वो तो निश्चित तौर पर काउंटेबल होगा, लेकिन जो काउंटेबल है वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ये बात देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय या तो परिमित होते हैं या अपरिमित होते हैं। जो परिमित है तो वो निश्चित तौर पे काउंटेबल होगा, गणनीय होगा। और यहाँ पर देखिए जो अपरिमित है, इनफाइनाइट सेट है, वह काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और इनफाइनाइट सेट देखिए काउंटेबल कब होगा, जब उसके एलिमेंट सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे जाए, या फिर एक फंक्शन इस तरह से मिल जाए कि वो 1 1 ऑन 2 हो, एक एक ही आच्छादक हो, और एक एक ही आच्छादक है तो वहाँ पर वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट का मतलब 1 1 करस्पोंडेंसी से है तो वो काउंटेबल हो जाएगा। तो ये सिस्टम को आप समझें। तो देखिए इनफाइनाइट सेट है तो फिर वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर कोई इनफाइनाइट सेट काउंटेबल है तो स्पेशली उसे डिनोमिनेबल सेट भी कह सकते हैं और इनुमरेबल सेट भी कह सकते हैं। हालांकि ये बात अभी हम लिख लेंगे 5th पॉइंट पे। तो यहां पर देखिए, चलिए ये बात भी आप लिख ही लीजिए। इनफाइनाइट काउंटेबल सेट अपरिमित गणनीय समुच्चय को क्या कहते हैं, देखिए डिनोमिनेबल या फिर इनुमरेबल। ये लीजिए 5th पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। हालांकि देखिए ये बात यहाँ पर हम देख चुके थे। तो देखिए यहाँ पर जो इनफाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर वो काउंटेबल है तो स्पेशली उसे हम ये भी कहते हैं। हालांकि देखिए यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड ही चलते हैं ज़्यादातर। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंट की हमने बात की थी, तुल्य समुच्चय की। तुल्य समुच्चयों का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यदि उनमें एक एक की संगतता। तो देखिए यहाँ पर 1 1 करस्पोंडेंसी और 1 1 ऑन 2 बात एक ही है। 1 1 करस्पोंडेंसी वहां होती है जहां पर 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। मैपिंग 1 1 करस्पोंडेंसी की कहें या फिर 1 1 ऑन 2 की कहें, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 करस्पोंडेंसी के लिए हम ये वाला मैथमेटिकली हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन करेंगे जब भी 1 1 करस्पोंडेंसी हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या है, 1 1 करस्पोंडेंसी है। तो हम एक फंक्शन इस तरह से लेंगे जो ए से बी में डिफाइन हो और दिखा देंगे कि एफ क्या है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, एक एक की भी है और आच्छादक भी है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी में 1 1 करस्पोंडेंसी हो जाएगी। तो फिर ए और बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इस बात को बताने के लिए हम ये दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी तुल्य समुच्चय कब होंगे, जब इस तरह से 1 1 करस्पोंडेंसी हो, दैट इज यहाँ पर एक एक ही आच्छादक फंक्शन हो। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ये बताना था एन किसके तुल्य है, ए के तुल्य है। तो यहाँ पर देखिए एन से ए में एक फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे कि यहाँ देखिए ये जो आउटपुट है इसकी जनरल टर्म को शो करे। तो इसकी जनरल टर्म क्या है, देखिए 2n-1। अब यहाँ पर देखिए हम 1 पे क्या लेंगे, देखिए जो भी इनपुट लेंगे इसमें से लेंगे, n में से आउटपुट हमें मिलेगा a में। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम मैपिंग बनाएं इनपुट आउटपुट में तो इस तरह की मैपिंग बनेगी। और ये जो मैपिंग है देखिए ये 1 1 ऑन 2 की है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ये 1 1 ऑन 2 की। और 1 1 ऑन 2 की जो मैपिंग होती है वही तो 1 1 करस्पोंडेंसी, इनमें एक एक की संगतता होती है। और जहाँ एक एक की संगतता होती है वहाँ हम कह सकते हैं n इक्विवेलेंट टू a। और देखिए n अगर a के इक्विवेलेंट है तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में कह सकते हैं a इज काउंटेबल। अगली ही लाइन में हम कह सकते हैं a इज काउंटेबल, ठीक है। a क्या है, गणनीय समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें बताना क्या था, केवल
इक्विवेलेंट। तो चलिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर काउंटेबल हो जाएगा। और ये है देखिए इनफाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट सेट जब काउंटेबल बनता है तो उसको हम डिनोमिनेबल या फिर इनुमरेबल सेट भी कहते हैं। चलिए आगे हमने देखी थी, देखिए काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हम ए और बी, ये जो डेफिनेशन देखिए ए और बी क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्विवेलेंट का रिलेशन अगर एन के साथ होता है, देखिए यहाँ अगर एन के साथ अगर इक्विवेलेंट का रिलेशन होता है तो फिर ए क्या बन जाता है, काउंटेबल सेट बन जाता है। और यहाँ पर देखिए इसका मतलब 1-1 करस्पोंडेंसी है, वह समुच्चय जो एन के साथ क्या रखे, देखिए 1-1 करस्पोंडेंस है ना, एक एक की संगतता रखे, तो वो क्या होता है, देखिए गणनीय समुच्चय कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है डेफिनेशन है, बाकी मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखना, देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे, देखिए जो भी थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट हैं, ये मान के चले इन 5 पॉइंट्स के बेस पे देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें। ए यहाँ पर एन के क्या है, इक्विवेलेंट है, तो फिर ए क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा, गणनीय समुच्चय हो जाएगा। तो ए को अगर काउंटेबल बताना है तो हमें यहाँ पर ए को एन के क्या बताना पड़ेगा, इक्विवेलेंट बताना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए 1-1 ऑन-टू कॉन्सेप्ट है, एक एक की आच्छादक फलन दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशन है 2 डायरेक्शन, ए एन के तुल्य है तो ए काउंटेबल है, और ए अगर काउंटेबल है तो वो एन के तुल्य है ना। काउंटेबल सेट एन के तुल्य होता है, एन के इक्विवेलेंट होता है। दूसरी बात ए अगर परिमित है, ए फाइनाइट है, तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है। ए अगर फाइनाइट है, परिमित है, तो वो निश्चित तौर पर काउंट होगा। और ए अगर यहाँ पर देखिए काउंटेबल है, गणनीय है, तो यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि वो परिमित हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 डायरेक्शन रिलेशन है, इधर से इधर हम आ सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रत्येक परिमित समुच्चय गणनीय होता है, लेकिन प्रत्येक गणनीय समुच्चय का परिमित समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। काउंटेबल सेट का फाइनाइट होना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि काउंटेबल सेट तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। चलिए दूसरी बात, तीसरी बात देखिए यहाँ पर क्या बताई थी मैंने, गणनीय समुच्चय परिमित या अपरिमित हो सकता है, ठीक है। तो जो काउंटेबल है जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है। यही बात देखिए यहाँ पर मैंने 3rd पॉइंट में लिखवा दी। 4th पॉइंट क्या है, देखिए अगर ए क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिमित है, और साथ में वो काउंटेबल भी है, ठीक है। इनफाइनाइट काउंटेबल कोई एक स्पेशल वर्ड नहीं है, काउंटेबल तो आप जानते हो। यहाँ इनफाइनाइट का मतलब ये सेट ए इनफाइनाइट है। अगर ए इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है तो ए के एलिमेंट्स सीक्वेंस में होते हैं। जो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है उसके एलिमेंट्स एक सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, और यदि किसी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स आपको सीक्वेंस की फॉर्म में मिल जाए तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है। तो किसी इनफाइनाइट सेट को अगर काउंटेबल बताना है तो उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, ये बात आप बता दीजिए। अगर किसी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स अगर सीक्वेंस की फॉर्म में आपने दिखा दिए तो वो काउंटेबल हो जाता है। और या फिर देखिए इनफाइनाइट सेट को अगर आपको काउंटेबल बताना है तो इस कॉन्सेप्ट से बता दीजिए। तो देखिए काउंटेबल बताने के 2 तरीके हैं। ये काउंटेबल बताने के लिए देखिए वैसे 3 तरीके हैं, तीनों में बता देता हूँ। एक तरीका ये है, काउंटेबल बताना है तो आप इस तरह से इक्विवेलेंट का रिलेशन दिखा दीजिए एन के साथ, और इसके लिए आपको एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो इससे इसमें डिफाइन होगा, और वो फंक्शन आपको बताना पड़ेगा 1-1 ऑन-टू एक की अच्छा तक। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है काउंटेबल बताने का, जो फाइनाइट है वो काउंटेबल होता है ना, लेकिन ये फाइनाइट के लिए। ये पहला तरीका देखिए, ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है देखिए इनफाइनाइट के लिए हम लेंगे, हालांकि ये जनरल है, देखिए क्या है ये जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए काउंटेबल बताने के 2 तरीके मैंने बता दिए। ये जो दूसरा वाला है ये फाइनाइट के लिए, जो फाइनाइट है डायरेक्ट काउंटेबल बोल दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, एक तरीका ये है, ये देखिए ये 3। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड और ये 4th पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जब भी किसी इनफाइनाइट सेट को आपको काउंटेबल दिखाना है तो देखिए इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल दिखाने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट का यूज करेंगे या फिर 4th पॉइंट का हम यूज करेंगे, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इनफाइनाइट सेट को अगर आपको इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल बताना है तो फर्स्ट पॉइंट या फोर्थ पॉइंट का हम यूज करेंगे, और फाइनाइट सेट को काउंटेबल बताना है तो डायरेक्ट कह दीजिए फाइनाइट सेट को क्या काउंटेबल बताना, फाइनाइट सेट तो काउंटेबल होता ही है, डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन इनफाइनाइट सेट पर हम यहाँ पर स्पेशली फोकस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने काउंटेबल सेट पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो है, देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे और कुछ थ्योरम्स हम देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।